इसमें हमारी शुरुआत होती है फोर्सेस से, फोर्सेस, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट सेकंड लॉ जो टर्मिनोलॉजी है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर उसके बाद में फोर्सेस के स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे आते हैं, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, टेंशन वाले, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये इसके बाद में फिर हमको स्पेसिफिक वो देखना रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत होती है फोर्स से, है ना। तो फोर्स मतलब क्या, फोर्स मतलब एनी एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेट ऑफ द बॉडी है। स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बॉडी दो हो सकता है, या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मूविंग हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स या तो उसको मूव कर देगा या तो उसको टेंड्स टू मूव, ट्राई टू मूव करेगा उसको, है ना। तो इसमें और अगर मूविंग है तो उसका जो मोशन है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो याद रखो कि जब भी बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो वहाँ पर फोर्स रहना ज़रूरी है। फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है न्यूटन रहता है। इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या रहेगा, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, इसमें केजी है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। केजी मतलब मास है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन है। तो अगर मैंने बोला 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या रहेगा, ए फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ये 1 होने के लिए ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, है ना। तो ये 1 और ये 1 मतलब ए फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, दैट इज 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। वेक्टर है। इसमें हम लोग फिर आगे देखते हैं फोर्सेस अगर मल्टीपल रहे तो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जो तरीका है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग लगते हैं उसमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब क्या, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश डैश, वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन करते हैं, जब भी वेक्टर एडिशन की बात आएगी तो वहाँ पर उसका डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। अगर एंगल है उसका तो एंगल लेना पड़ेगा, ईस्ट और वेस्ट है तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर 3 फोर्सेज ऐसे हैं यहाँ पर F1 F2 F3, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, ये इसका सब ऑल हॉरिजॉन्टल है, आइदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। तो इसमें इसका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड निगेटिव, तो F1 माइनस F2 माइनस F3 आ जाए, ठीक है। और ऐसी वर्टिकल में और इंक्लाइन रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फोर्स का रिजोल्यूशन क्या रहता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये फोर्स है और ये उसका एंगल दिया है, ठीक है। तो कभी भी एडजेसेंट कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या रहता है, F cos थीटा रहेगा और अपोजिट कंपोनेंट F sin थीटा रहेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर भी जाए, एंगल जो दिया हुआ है फोर्स से लगा हुआ एंगल, तो एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट कभी भी cos रहेगा और अपोजिट एंगल कभी भी sin रहेगा F। आगे अपने को लगता है कि अगर ऐसी सरफेस है ना, अब यहाँ पर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, अब ये एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा है या हमको बोल दिया है कि ये एंगल थीटा है, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, नहीं 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, दो अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अलोंग द प्लेन ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा थीटा। अब ये कंपोनेंट होगा, अगर ये F है तो F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। तो ये याद रखो, कभी भी एडजेसेंट कंपोनेंट जो रहेगा, किसका एडजेसेंट, एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट कभी भी cos थीटा रहेगा और अपोजिट वाला कभी भी sin थीटा रहेगा, ठीक है। फोर्स के बारे में हो गया। कुछ पूछना है पूछते चलने का है ना, बीच में भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहे तो आगे चलो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया।
याद रखो इनर्शिया का मीनिंग मास होता है, आसान अगर बोले तो हम लोग, लेकिन एक्चुअल में इनर्शिया जो है मास का इफेक्ट है, मास की वजह से रहता है ना, लेकिन हम लोग आसानी के लिए समझ लेंगे कि मास को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया बोलेंगे। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मास के बारे में है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना हो। तो फोर्स का हमने डेफिनेशन ही क्या पढ़े, फोर्स इज द एजेंसी विच टेंड्स और चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो बोलता है, ये बोलता है कि जब भी स्टेट चेंज होने वाली बात आएगी, स्टेट चेंज होने वाली बात आएगी, तो वहाँ पर फोर्स रहना मस्ट है, फोर्स रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक बॉडी रेस्ट में है, याद रखो रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। देखो क्या कंसेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट अगर कंटिन्यूअस मूव हो रही है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या अगर रुकी हुई है लिफ्ट, है ना, दोनों की कंडीशन, दोनों की स्टेट सेम रहेगी। क्या मतलब हुआ, ये दोनों को मिलाकर बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। क्या बोला जाता है, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये कि जिसमें एक्सीलरेशन ना रहे, या तो रुकी हुई रहे वो, या तो अगर मूवमेंट है तो कैसे मूवमेंट है, उसमें कैसे मूवमेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, इन सर्कुलर मोशन नहीं है ना, वहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था। तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम है वो भी। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, इनर्शियल फ्रेम क्वेश्चन कैसे आता है इस पर देखो ध्यान दो, क्या बता रहा हूं मैं। लिफ्ट रुकी हुई है, कॉइन को फेंका गया ऐसे, लिफ्ट के जो फ्लोर है वहां से टकराया, उसको टाइम t1 लग रहा है। अब लिफ्ट मूव हो रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट मूव हो रही है। अब कॉइन फेंका गया, अब उसको टाइम t2 लग रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2, इक्वल रहेगा वो। समझ में आया, क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है दोनों, है ना, दोनों का इनर्शिया सेम है, दोनों का यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे रेस्ट हो, दोनों की कंडीशन सब क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ गया। तो फर्स्ट लॉ जो हमको क्या बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया है ये, जब तक फोर्स नहीं लगा रहेगा। और याद रखो जहां पर फोर्स रहेगा वहां पर एक्सीलरेशन रहेगा, या तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा या तो एक्सीलरेशन कम होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सीलरेशन बढ़ेगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड बढ़ेगी। एक्सीलरेशन कम होगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड कम होगी। तो ये दोनों चीजें आ सकती है, बॉडी रुकी हुई है तो स्पीड बढ़ जाएगी, या बॉडी चल रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, या स्पीड चल रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, या बॉडी रुक जाएगी। ऑल दीज इफेक्ट्स क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना। तो ये इफेक्ट हो गया फोर्स का फर्स्ट लॉ के अंडर में। सेकंड लॉ से पहले एक टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ना जरूरी है जिसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम सादा सा अंदाज में अगर हम लोग बोले सिंपलेस्ट, तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम लोग स्मॉल पी से इंडिकेट करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें याद रखो वेलोसिटी जो ये वेक्टर है ना, तो जब भी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखो डायरेक्शन रहता है इसमें, है ना। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है ना। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसके लिए सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम है, लेकिन हर सेकंड में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ ऐसे चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम वहां पर चेंज होता है। कल क्वेश्चन करें अपन उस पर। तो याद रखो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट बोल दो केजी, इसका मीटर पर सेकंड केजी। अगर इसको मैंने सेकंड अपॉन सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे, नहीं। अभी देखो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन, और ये तो इसकी एक यूनिट न्यूटन सेकंड भी आती है क्वेश्चंस में। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड कहाँ से आ गया, है ना। या तो केजी मीटर पर सेकंड बोलेगा या तो न्यूटन सेकंड बोलेगा, दोनों हो जाएगा। और ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी याद रखो वेक्टर, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन, है ना।
अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ जो है मोमेंटम के बारे में बोलता है। अच्छा, मोमेंटम को एक और तरीके से समझो, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मोशन मतलब क्या? देखो मास अगर सेम है, मास की क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन स्पीड कम ज्यादा हो रही है उसकी, मतलब क्या कम ज्यादा हो रहा है? मोमेंटम कम ज्यादा हो रहा है ना। मोमेंटम कम ज्यादा हो रहा है मतलब क्या? मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन कम ज्यादा हो रहा है। तो मोमेंटम का एक ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन। मोशन की क्वांटिटी है एक्चुअली, है ना। मास तो उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, तो मोमेंटम कम ज्यादा हो सकता है। सो इट इज अमाउंट ऑफ मोशन। अभी आ जाते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है हमको? स्टेटमेंट याद है किसी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो इसमें क्या क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने बताया था रेट का मतलब क्या, जब भी रेट वर्ड आए तो अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या? dp बाय dt हो जाएगा, ये इज प्रोपोर्शनल टू f अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वहां पर, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, अगर मैंने बोला P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, या T2 माइनस T1 कर दो, है ना, डेल्टा टी। तो P2 मतलब क्या हो जाएगा? वो m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी, m इंटू यू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। m बाहर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या बन गया? ये एक्सीलरेशन है ना। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? कभी भी ma होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसका ये जो इक्वेशन आई है, ये इसका सेकंड लॉ है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कैसे। F इज इक्वल टू dp बाय dt है ना, सही है। मैं p को तोड़ता हूं यहां पर, d dt ऑफ p को मैंने तोड़ दिया m इंटू वी में, सही है। अब देखो m जो है कांस्टेंट है, तो m बाहर आ गया, dv बाय dt हो गया ये, ठीक है। dv बाय dt एक्सेलरेशन है, तो हम इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? अगर मास कांस्टेंट है बॉडी का, है ना, तो बॉडी का एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड रहेगा। ये इसका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो क्या है यहां पर, F इज इक्वल टू, यहां मैंने v कांस्टेंट बोल दिया, अगर v कांस्टेंट बोल दिया अगर, और d dt ऑफ m बोल दिया, मतलब क्या? मास वेरिएबल है। ऐसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? बुलेट्स आर फायर्ड एट द रेट ऑफ 50 बुलेट्स पर सेकेंड, 1 बुलेट इज ऑफ 20 ग्राम, है ना। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 300 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स ऑफ द गन? इस टाइप का क्वेश्चन। एक बुलेट 20 ग्राम की है और एक सेकंड में 50 बुलेट निकल रही है, क्या चेंज हो रहा है? मास चेंज हो रहा है। समझ में आया? रॉकेट इज फ्लाइंग एट एक्सेलरेशन, इतना इतना दे देगा एक्सेलरेशन, कुछ तो भी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी है उसका दे देगा। व्हाट इज द रेट ऑफ द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट? पीछे जो धुआं बाहर आ रहा है उसका रेट क्या है? धुआं बाहर आ रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? मास चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, तो dm बाय dt लगेगा। dm बाय dt मतलब मास का रेट क्या है चेंज होने का, है ना। क्वेश्चन के उसमें समझ में आएगा और अच्छे से इसको। तो न्यूटन्स लॉ दोनों तरीके से अप्लाई होगा, m dv बाय dt भी अप्लाई होगा और v dm बाय dt भी अप्लाई होगा। इसके बाद में एक टर्म आती है इसमें, इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इंपल्स I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टी रहता है। और इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। बड़ी फोर्स है लेकिन अप्लाई किया गया बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो अभी देखो हमारा F जो था, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ऐसे था, है ना। तो F इंटू टी अगर ऐसे बन गया इधर, तो इधर क्या बना? एम वी माइनस एम यू,
एम वी मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम, एम यू मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम, और ये एम वी माइनस एम यू क्या हो गया, डेल्टा पी हो गया। तो क्या बन गया ये, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी को बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स अप्लाइड। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, क्रिकेट की बॉल को हिट किया, बॉल आ रहा था, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था बॉल, और उसको उसी स्पीड से हिट कर दिया, उसी स्पीड से हिट कर दिया। व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द बैट, या उसको हिट करने में 0.01 सेकंड लगा या 0.1 सेकंड लगा, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट, है ना, टाइम दे दिया अगर तो याद रखो कि इंपल्स के साथ में अपना चेंज इन मोमेंटम के साथ में अगर टाइम आ रहा है फोर्स पूछेगा, टाइम नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इंपल्स पूछ लेगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि v का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें जब भी आएगा। अभी जैसे मैंने बोला क्रिकेट का बॉल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसको हिट किया, मतलब क्या किया, पहले आगे आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, अभी हिट किया तो किधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं उधर, बराबर, मतलब अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये माइनस फॉर्मूले का है ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में मतलब वेस्ट में थी, फाइनल वेलोसिटी ईस्ट में चली गई, तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। फिर समझ में आया, या अगर ये निगेटिव लिए तो ये पॉजिटिव, अपोजिट है तो एक अपोजिट लेना पड़ेगा दोनों में से। समझ में आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम में वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल सेकंड लॉ के ऊपर। यहां पर एक चीज और समझ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आगे के चैप्टर में ज्यादा लगेगा हमको वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन यहां पर भी समझ लो उसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो लॉ है ये दो कोलाइडिंग बॉडी के लिए है। किसके लिए है, टू कोलाइडिंग बॉडीज। दो बॉडी जब भी कोलाइड होगी तो इसमें क्या रहेगा, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 थी, इसकी मैंने बोला इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपने को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, है ना। तो यहां पर टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये बिफोर है ना, ये बिफोर है, तो बिफोर कोलाइजन क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम, पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी जैसा u1 हमने पॉजिटिव लिए तो u2 लेफ्ट में जा रहा है ना, u2 को निगेटिव लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आफ्टर मोमेंटम m1 m2, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, ठीक है, ये आफ्टर हो गया। तो आफ्टर टोटल क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। हर केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन याद रखना है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा, एक डायरेक्शन जो लिए दूसरा डायरेक्शन उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा कभी भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है हमको, मोमेंटम इसको जो सामने सामने टकरा रहा है इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलाइजन। क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन, सर टकरा रहा है ना, हेड ऑन कोलाइजन। एक ऑब्लिक कोलाइजन भी रहता है। ऑब्लिक कोलाइजन कैसे रहता है, ऐसे टकरा है ये, अगर मतलब हमको बोल देगा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हाँ, ये u हो गया, ये हो जाएगा u cos 30 और वर्टिकल हो जाएगा u sin 30। तो u sin 30 जो है ये कोलाइजन में कोई मदद नहीं करेगा, कोलाइजन में मदद करने वाला कौन सा रहेगा, u cos 30। अभी टकराने के बाद में इधर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये बोल दिया आपने v, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है और इसका एंगल जो है सेम है 30 डिग्री। तो फिर यहां पर भी क्या करेंगे, ये कंपोनेंट बोल दो v sin 30, ये कंपोनेंट v cos 30। यहां भी v sin 30 कोई मदद नहीं करेगा इसको, है ना, v cos 30 इसका कोलाइजन वाला कंपोनेंट रहेगा। तो ये कंपोनेंट u cos 30 इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन, v cos 30 वेलोसिटी
आफ्टर कोलाइजन। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम यहां से निकलेगा। तो ये हो गया हेड ऑन कोलाइजन और ऑब्लिक कोलाइजन। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलाइजन। क्वेश्चन हो तो बोलो कोई। आगे चलें। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन रहेगा, जितना एक्शन रहेगा उतना ही रिएक्शन रहेगा। हाँ, क्या? जब वो वॉल से कोलिजन हो रहा है, हाँ हाँ, मतलब वो 3 न्यूटन से वॉल पे कोलिजन हो रहा है, हम अपने को कोलाइड होके इसकी स्पीड क्या रहेगी? कोलाइजन में फोर्स नहीं पूछेगा। कोलाइजन में अगर फोर्स पूछा तो टाइम देगा वहां पर। मैं बताया ना, वहां इंपल्स वाली बात आ जाएगी। देखो, कोलाइजन के साथ में जब भी टाइम आया समझ लो इंपल्स का क्वेश्चन है ना। और अगर टाइम नहीं आया समझ लो वेलोसिटी पूछेगा वो। ठीक है, अगर फोर्स पूछ रहा है तो समझ लो टाइम देना ही पड़ेगा उसको, उसके बगैर कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि एम वी माइनस एम यू जब भी आएगा इज इक्वल टू क्या रहेगा? इंपल्स रहेगा। वो इंपल्स में टाइम आना जरूरी है, तो फोर्स कैलकुलेट होगा। या तो इंपल्स पूरा पूछेगा, या तो अगर फोर्स पूछा तो टाइम देगा, है ना। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन अपोजिट रहेगा, मतलब इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? हाँ, रिएक्शन अपोजिट रहेगा, कभी भी अपोजिट। अब देखो यहां से कितने इसके फाटे फूटते हैं ना, इसके कितने सिंग निकलते हैं। देखो, एक बॉडी है, ऐसे एक सरफेस पे रखी हुई है, इसका मैंने बोल दिया मास m है। तो ये बॉडी जैसे यहाँ पर नीचे इसका वेट पड़ रहा है मास की वजह से mg, तो इसका रिएक्शन रहेगा इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू W हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखो, ध्यान दो, ये सरफेस इंक्लाइंड हो गया, ऐसे वेट तो हमेशा नीचे एक्ट होगा, है ना। वेट कहाँ एक्ट होगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। W इज इक्वल टू mg, ये एंगल थीटा है। लेकिन रिएक्शन के बारे में याद रखो, रिएक्शन के बारे में, R के बारे में, है ना। R के बारे में क्या याद रखना है? R कभी भी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, दूसरी चीज। अभी देखो यहां कॉन्टैक्ट सरफेस कहां है? कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है, तो रिएक्शन कहां रहेगा? कॉन्टैक्ट सरफेस पर रहेगा, यहां से परपेंडिकुलर, और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब यहां से ऐसे रहेगा रिएक्शन। ठीक है, आर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आता है पूरा इस पर, है ना। फ्रिक्शन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर ये बॉडी स्ट्रेट करने की बजाय मैंने इसको सर्कुलर कर दिया, स्फीयर है, तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा, अभी ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहां बन रहा है, तो रिएक्शन यहां से निकलेगा ऐसे। ठीक है, और ये जो रिएक्शन रहेगा ये कहां से पास होगा? ये इसके सेंटर से पास होता है कभी भी। ठीक है, सर्कुलर बॉडी का जो रिएक्शन रहेगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। और टेंजेंट पर जो रहेगा, टेंजेंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी भी 90 डिग्री का। तो रिएक्शन कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा और अपोजिट भी रहेगा। ये यहां से एक चीज और मिलती है हमको, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप्स द बॉडी एट रेस्ट, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेज है, लेकिन बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में बोलेंगे हम। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई ऐसे बॉडी है उस पर फोर्सेस है ना, F1 है और F2 है ऐसे, और उसके बाद भी ये बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस याद रखो। क्या कंडीशंस है? कंडीशंस ये है कि इस पे एक्ट होने वाली जितनी फोर्सेस रहेगी उनका अलजेब्रिक सम 0 रहना चाहिए। अलजेब्रिक सम क्या रहना चाहिए? 0। अलजेब्रिक सम हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। सिग्मा F इज इक्वल टू 0 रहेगा।
सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। सिग्मा एफ 0 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। अभी देखो एक फोर्स राइट वर्ड है, एक फोर्स लेफ्ट वर्ड है और वो भी इंक्लाइंड है। तो जब भी कोई फोर्स इंक्लाइंड रहेगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। ये F2 cos थीटा और F2 sin थीटा हो जाएगा। मतलब अभी उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, है ना। तो ऐसे ही इसके कंपोनेंट का भी जो समेशन रहेगा वो कैसे रहेगा, 0 रहेगा। सिग्मा एफ एक्स भी क्या हो जाएगा और सिग्मा एफ वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ एक्स में हमको क्या लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। राइट वर्ड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड है तो निगेटिव। वर्टिकल में क्या लेना पड़ेगा, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो निगेटिव, ये लेना पड़ेगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या अप्लाई किया हमने, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमने ये अप्लाई किए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब बॉडी स्टैटिक है, रेस्ट में और इक्विलिब्रियम में। एक आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उसकी स्पीड है लेकिन कांस्टेंट है ना, उसकी स्पीड है लेकिन कांस्टेंट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, उसमें भी ऑल फोर्सेस 0 रहेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और आ जाएगी, मोमेंट या टॉर्क आ जाएगा उसमें, है ना। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात आई, डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो ये कंडीशन के अलावा एडिशनल कंडीशन क्या लग जाएगी उसमें, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क हमने पढ़ा नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क, या इसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट। सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट और टॉर्क हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ यहां पर ये लिख लो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है। इसके बाद में एक कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम के साथ में जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD शॉर्ट में। शॉर्ट में इसको बोलेंगे FBD। FBD ड्रॉ करने का मकसद क्या है, उसका क्या पर्पज है, क्या ऑब्जेक्टिव हो, समझो। हमको जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई क्यों करेंगे, कोई अननोन फोर्स मालूम करना है हमको, है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमको FBD ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी बॉडी का। FBD में क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखो क्या स्टेप है, बॉडी इन स्पेस पहले ड्रॉ कर देंगे। बॉडी इन स्पेस का मतलब क्या, जो भी फिगर दी है तो उसको बॉडी को उसके पूरे सराउंडिंग से हटाकर स्पेस में ड्रॉ कर दो, है ना। बॉडी इन स्पेस। 2 नंबर, शो ऑल एक्टिव फोर्सेस। एक्टिव फोर्सेस में याद रखो कि बाहर से आने वाली जितनी फोर्सेस है वो, है ना, प्लस वेट, जितनी बाहर से आने वाली फोर्सेस है वो प्लस वेट ऑफ द बॉडी, ये इसमें आ जाएगा। 3 नंबर, शो ऑल रिएक्टिव फोर्सेस। ऑल रिएक्टिव फोर्सेस, ये इसमें बताना जरूरी है ना। अभी जो फिगर निकाले थे हमने, फॉर एग्जांपल सेम फिगर हमने निकाल दी यहां पर, F1 F2, ठीक है। तो इसका FBD कैसे आएगा, इसका FBD देखो कैसे आएगा। FBD, बॉडी को हम स्पेस में पहले ड्रॉ कर देंगे। ये बॉडी को स्पेस में ड्रॉ कर दिए, पहला जो स्टेप है वो हो गया। ऑल एक्टिव फोर्सेस, एक्टिव फोर्सेस को मैंने क्या बोला, बाहर से जो आने वाली फोर्सेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। उसमें वेट भी आ जाएगा। देखो ये बाहर से आ रही है फोर्स F1, ये बाहर से आ रही है फोर्स F2, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा वेट W। दूसरा स्टेप हो गया, है ना। तीसरा स्टेप, ऑल रिएक्टिव फोर्सेस। रिएक्टिव फोर्सेस के बारे में ध्यान रखो अभी यहां पर, है ना, इंपॉर्टेंट चीज। रिएक्टिव फोर्सेस कभी भी कहां रहेगी, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर रहेगी। अभी जो मैंने बताया, ये कभी भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगी। ये दोनों चीजें याद रखने का। कॉन्टैक्ट सरफेस कहां पर है, एक ही जगह कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, तो एक ही रिएक्टिव फोर्स रहेगी। और कैसे रहेगी वो, कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टिव फोर्स हो जाएगी ऐसे R। तीनों स्टेप हो गई हमारी, बॉडी इन स्पेस हो गई, ऑल एक्टिव फोर्सेस होगी, ऑल रिएक्टिव फोर्सेस होगी। अब अगर यहां पर कोई रिजोल्यूशन की जरूरत है तो रिजोल्व करने का, और जब रिजोल्व कर लिए तो याद रखो, इसको रिजोल्व कर लिए, इसके 2 कंपोनेंट मिल गए अपने को। अब इसको भूल जाने का रहेगा अपने को, है ना। यहां पर क्या रहेगा, F2 sin थीटा, यहां रहेगा F2 cos थीटा। अब यहां पर अप्लाई होगी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आया।
तो एफबीडी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन के जितने क्वेश्चन आएंगे, फ्रिक्शन के या कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन जो आएंगे, हमको वो एफबीडी से ही सॉल्व करना रहेंगे। समझ में आया? टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिचुएशन या टाइप्स ऑफ केसेस भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें अपने को पहला केस तो हमने देख लिया रिएक्टिव फोर्स का, है ना। दूसरा जो केस रहेगा वो रहेगा कनेक्टेड बॉडीज का। कनेक्टेड बॉडीज, कनेक्टेड बॉडीज में हमको जो फोर्स आएगी उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन। कनेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या रहेगा, बॉडी जो रहेगी वो कनेक्ट रहेगी, रस्सी रहेगा, वहां धागा बोलेगा, चैन बोलेगा, रोप बोलेगा, कुछ तो भी बोलेगा, है ना। बॉडी कनेक्टेड रहेगी उसमें। कैसे, देखो ऐसे कनेक्टेड रहेगी बॉडी, M1 M2, ठीक है। कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन में कुछ चीजें याद रखना है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखो क्या याद रखना है उसमें याद ये रखना है, मैं बोलते जा रहा हूं, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। मैं डिक्टेट कुछ भी नहीं कराऊंगा अभी। इसमें सबसे पहली चीज याद रखना है कि जहां तक ये स्ट्रिंग कॉमन है, जहां तक स्ट्रिंग कंटिन्यू है, वहां तक टेंशन सेम रहेगा। अगर मैंने बोला यहां टेंशन, ये इसको नीचे खींच रहा है ना, तो ये टेंशन कभी भी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। टेंशन भी कैसा है, रिएक्टिव फोर्स है टेंशन भी। और टेंशन किस चीज में रहेगा, जो कनेक्टिंग रोप रहेगी, कनेक्टिंग स्ट्रिंग जो रहेगी, कनेक्टिंग चेन जो रहेगी, उसके अंदर टेंशन रहेगा कभी भी। तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। और जहां तक ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, वहां तक टेंशन कैसे रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन देखो अभी यहां पर टेंशन अपवर्ड है ना, यहां तक टेंशन सेम रहेगा, लेकिन ये इसको नीचे खींचेगा तो यहां भी टेंशन किधर रहेगा, ऊपर रहेगा। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी यहां पर। अब अगर इसके बीच में, ये दोनों मास के बीच में ऐसे मल्टीपल टर्न्स आ जा रहे हैं, कैसे, M1 M2 ऐसे आ जा रहे हैं, ऐसे आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेंशन यहां पर T1 अगर मैं बता रहा हूं, तो यहां भी क्या रहेगा, यहां भी T1 रहेगा, यहां भी T1 रहेगा, यहां भी T1 या T जो भी है वो वही रहेगा, ठीक है। मतलब बॉडी जहां तक स्ट्रिंग जहां तक कंटिन्यूअस है, वहां तक टेंशन सेम रहेगा। पहली चीज हो गई है। दूसरी चीज, दो कनेक्टेड बॉडीज जो है उनके मोशन पैरामीटर सेम रहेंगे। मोशन पैरामीटर सेम का मतलब क्या, इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, चाहे ये नीचे आए चाहे ऊपर आए, है ना। अगर ये ज़्यादा हेवी है तो ये नीचे आएगा, ये हल्का है तो ये ऊपर जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी है, या स्पीड बोलो, वेलोसिटी मत बोलो, डायरेक्शन चेंज रहेगा। तो इसकी जो स्पीड है, इसकी भी स्पीड सेम रहेगी। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब दोनों के मोशन पैरामीटर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। जब तक बॉडी कनेक्टेड है तो दोनों के मोशन पैरामीटर सेम रहेंगे। समझ में आया? दो चीज बताया मैंने यहां पर, जहां तक स्ट्रिंग कंटिन्यूअस वहां तक टेंशन सेम, और जब दो कनेक्टेड बॉडी है दोनों के मोशन पैरामीटर सेम। एक तीसरी और केस बताता हूं यहां पर। अभी देखो मैंने यहां पर एक वेट लटका दिया, जैसे यहां एक लटका दिया M3, है ना। अब ये M3 के साथ में ये दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब देखो इसको मैंने बोला S डिस्प्लेसमेंट मिला है, S नीचे गया ये, है ना। तो ये धागा जो रहेगा, ये जो डोरी है, जो रस्सी है, ये कितनी नीचे खींची जाएगी, S डिस्टेंस नीचे खींची जाएगी। लेकिन ये S डिस्टेंस जो है ये दो में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट S/2 रहेगा, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर कितनी डोरियां जुड़ी हुई है, इस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड रहेगा। अगर तीन जुड़ी रहती तो क्या हो जाता, 3। कैसे, ऐसे कुछ रहता, है ना।
कुछ भी हो सकता है। बताने का मतलब क्या है कि अगर 3 एक साथ जुड़ा हुआ है तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट उससे 3 गुना कम हो जाएगा, या 2 जुड़ा है तो 2 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया? कनेक्टेड बॉडीज टेंशन वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उस पर ध्यान देना है। जो अभी जो कंडीशन बताया उससे सॉल्व होगा। वो सॉल्व करने के लिए यहां भी एफबीडी ड्रॉ करना जरूरी रहेगा हमको। एफबीडी कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल इस केस में ड्रॉ करना है तो M2 का एफबीडी, ध्यान दो, M2 का एफबीडी क्या आएगा? M2 बॉडी मैंने स्पेस में ड्रॉ कर दिया, बराबर। अप्लाइड फोर्स क्या रहेगी इसमें? अप्लाइड कोई भी नहीं है यहां पर, वेट सिर्फ रहेगा यहां पर W, M2G हो जाएगा, बराबर। रिएक्टिव फोर्स क्या रहेगी? टेंशन रिएक्टिव फोर्स रहेगी। समझ में आया? तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया। अब इसमें अगर मोशन है तो मोशन में हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना जरूरी रहता है। अगर हमको बोला गया इसका मोशन डाउनवर्ड है, या अगर बोला नहीं गया, दोनों का वजन अलग अलग दे दिया, इसका वजन ज्यादा है, तो हमको समझ लेना पड़ता है कि ये डाउनवर्ड जाएगा, तो हमको एक्सेलरेशन इसका नीचे बताना पड़ता है इसे। ठीक है। अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, याद रखो, लिखना है लिखते चलो, है ना। इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, कनेक्टेड बॉडीज के मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर रहेगा वो डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव लेना रहेगा कभी भी। अगर ये इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, अपवर्ड जो रहेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर इसकी मोशन मैंने बोला डाउनवर्ड है तो M1 की किधर हो जाएगी? फिर M1 की मोशन किधर हो जाएगी? बोलो, अपवर्ड हो जाएगी ऐसे A, तो इसमें T1 हो जाएगा और इसमें M1G हो जाएगा ऐसे। तो अब इसमें जो रहेगी डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव हो जाएगी यहाँ, और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, फोर्सेस है ना, मोशन बोल दिया मैंने, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की जो फोर्सेस है वो पॉजिटिव रहेगी। वो समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो यहां तक। कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 साल से नहीं आया हुआ है ना। पॉसिबिलिटी है इस बार आने की, अपन करेंगे क्वेश्चन इस पर। लेकिन ये कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन जनरली बहुत इजी रहता है ना। इसमें पूरा खेल काय पर रहता है? ये जो मैंने अभी कंडीशंस बताए बस इस पर खेल रहता है, ये याद रखना चाहिए। जैसा 2 स्ट्रिंग अगर जुड़ रही है तो टेंशन आधा आधा हो जाएगा, है ना। या जहां तक बॉडी कंटिन्यूअस है तो वहां तक मोशन पैरामीटर सेम रहेंगे, ये कंडीशन याद रखना चाहिए। इस पर खेल रहता है पूरा। आगे चले। इसके बाद आता है सेकंड, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया इस पर, है ना। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में जो आया है वो फ्रिक्शन के ऊपर आया है। फ्रिक्शन क्या है पहले समझ लो। फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि कांटेक्ट सरफेस होना जरूरी है, और दूसरी चीज है इंपेंडिंग मोशन, मोशन होना जरूरी है। यहां जहां 2 चीजें रहेगी तो वहां पर फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स टू द मोशन। फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। ये बॉडी पर फोर्स लगी है, बॉडी मूव हो रही है ना, या ट्राई टू मूव, तो फ्रिक्शन जो रहेगा कहां रहेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस पे रहेगा और अपोजिट टू द मोशन रहेगा। इसका मोशन फॉर एग्जांपल मैंने बोला इधर पॉसिबल है, तो इसका फ्रिक्शन कहां रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एफ, स्मॉल एफ से बताएंगे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन मतलब क्या? फ्रिक्शन इज अपोजिट फोर्स टू द मोशन एक्टिंग एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। कहां पर एक्ट होगा? कभी भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक्ट होगा। और याद रखोगे फ्रिक्शन भी कैसे फोर्स है? ये भी रिएक्टिव फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स है ये भी, है ना। देखो अगर ये फोर्स लग नहीं रही है, अप्लाइड फोर्स नहीं है, बॉडी यहां रखी हुई है, तो फ्रिक्शन 0 रहेगा। लेकिन जहां फोर्स अप्लाई किए, चाहे मोशन शुरू हो या ना हो, फ्रिक्शन वहां रहेगा, है ना। अगर मोशन नहीं है, अगर मोशन नहीं है और फ्रिक्शन है वहां पर, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या? बॉडी रेस्ट में रहेगी, वेलोसिटी 0 रहेगी, है ना। और अगर बॉडी मूव हो रही है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, बॉडी मूव हो रही है कंटिन्यूअसली, तो भी फ्रिक्शन रहेगा। लेकिन उसको क्या बोलेंगे? डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक
फ्रिक्शन। यहां पर याद रखो v जीरो नहीं रहेगा, बॉडी में कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, वहां वेलोसिटी रहेगी कुछ ना कुछ। और ये याद रखोगे कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन कम रहेगा, ये फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से हम लोग इंडिकेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आता है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। R कहां पर आता है, यहां पर आता है R, है ना, नॉर्मल रिएक्शन R। सो दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिएक्शन R। तो ये जब F इक्वल टू में आएगा तो यहां कांस्टेंट लग जाएगा, यही कांस्टेंट जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या रहता है कभी भी, F अपॉन R रहेगा। फ्रिक्शन में एक चीज और आती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैंने बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हम लोग कैसे इंडिकेट करते थे, फाई से, कैसे इंडिकेट करते थे, अल्फा से, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा से इंडिकेट करें तो ये कभी भी म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा रहेगा, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहां बनता है बताओ, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन। लिखे क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन है R बराबर, ये F, ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग RR बोल देते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन। ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा अल्फा, रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों के बीच का जो एंगल रहता है ये कभी भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहता है। इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे फ्रिक्शन का, तो याद रखो कि मोशन इसका किधर भी रहे, फ्रिक्शन कभी भी अपोजिट टू द मोशन रहेगा, है ना, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, क्या गलती करते हैं, यहाँ पर बोला कि अप्लाइड फोर्स इधर है F, तो फ्रिक्शन किधर लगा देंगे, यहाँ पर बता देंगे। लेकिन बोला कि ये तो नीचे जा रहा था, ब्लॉक जो था ये नीचे फिसल रहा था, और ये फोर्स काय के लिए लगाया, उसको स्लिप होने से बचाने के लिए लगाया, तो फिर फ्रिक्शन इधर जाएगा क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन यहां बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है। तो फ्रिक्शन बताने से पहले सबसे पहले क्या हमको देखना पड़ेगा, मोशन किधर है उसका। इसके एनालिसिस में भी याद रखना है कि कभी भी वेट डाउनवर्ड बताना है हमको, है ना। और जब भी इंक्लाइंड सरफेस आएगा तो हमको ये एक्स डायरेक्शन लेना रहेगा, ये वाई डायरेक्शन लेना रहेगा। मतलब सब फोर्सेस को अलोंग दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब W को रिजॉल्व करें ऐसे हो जाएगा एक, दूसरा ऐसे हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर हो जाएगा R, ये F ऑलरेडी इधर है अलोंग X। समझ में आया क्या, क्या बताया, जो इंक्लाइंड सरफेस रहेगी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस रिजॉल्व करना पड़ेगा सब फोर्सेस को। पिछला जो लिखा हुआ है सामने रखा करो, बोला मैंने, है ना, जो पिछला लिखा हुआ अपना रेगुलर में उसको सामने रखा करो रिवीजन के टाइम पर। इसमें कुछ खास केसेस है, उसको याद रखो। हम लोग उसको लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है, सबसे पहला हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द मोशन रहेगी। दूसरा ये याद रखो, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगी, ये टेंजेंशियल टू
कॉन्टैक्ट सरफेस। 3 नंबर, स्टैटिक इज ग्रेटर देन काइनेटिक। ठीक है, और क्या रहेगा? हाँ, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। 5वां, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहेगी, है ना, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड रहेगी। और था कुछ इसमें? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया वो। ठीक है, इतनी चीजें याद रखो। अब इसमें याद रखो कि अगर मोशन जो है वो सर्कुलर बॉडी है ना, ऐसी कोई बॉडी है और ये बॉडी मूव हो रही है इस पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगी वो कभी भी कहाँ रहेगी? ये कॉन्टैक्ट पर ही रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी, है ना, टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब ऐसी रहेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से कोई भी बॉडी रोल होती है, सर्कुलर बॉडी जो रोल होती है वो काय की वजह से रोल होती है? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? ये स्लिप हो जाएगी ऐसे, है ना, ऐसे रोल नहीं हो पाएगी, वो स्लिप हो जाएगी। हम लोग जो सरफेस पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। तो फ्रिक्शन बहुत सारी जगह पर डिजायरेबल है, बहुत सारी जगह पर नॉन डिजायरेबल है। अगर स्मूथ बोल दिया है सरफेस, याद रखो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर स्मूथ सरफेस बोल दिया है तो फ्रिक्शन जीरो रहेगा वहाँ पर। फ्रिक्शन जीरो इसलिए रहेगा कि वहाँ म्यू जीरो रहेगा, है ना, स्मूथ सरफेस अगर बोल दिया है तो। एक क्वेश्चन आया है कंपेयर करने के लिए कि अगर, याद आ गया मुझे, क्वेश्चन बता देता हूँ। एक बॉडी है, ये नीचे जा रही है इधर, और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। इसको नीचे जाने के लिए टाइम t1 लग रहा है। दूसरी बॉडी है, सेम इंक्लिनेशन है, थीटा दोनों में सेम है, दोनों का मास सेम है ना, यहां पर फ्रिक्शन है, F है यहां पर, तो इसको नीचे जाने में टाइम t2 लग रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ t1 एंड t2? ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, है ना। तो फ्रिक्शन जहां पर लग रहा है वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, वहां पर क्या है? अपोजिट है ना, वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो t1 अपॉन t2 पूछा था। और बोलो कोई क्वेश्चन? स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स ऐसी चीज है कि बीच बीच में आते रहता है ना, यहां से शुरुआत होती है इसकी, आगे आएगा, ये बार बार आएगा आगे, अगले चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा, फिर उसके बाद में कहां पर आएगा? ऑसिलेशन में भी आएगा, सब जगह आएगा ये थोड़ा थोड़ा। स्प्रिंग फोर्स मतलब क्या? ये भी रिएक्टिव फोर्स रहती है, याद रखो। अगर स्प्रिंग है ऐसे, स्प्रिंग पे हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो स्प्रिंग क्या करेगी? डायरेक्ट तंते चले जाएगी क्या? क्या होगा? रेजिस्ट करेगी ना। तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स जो रहेगी, इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। और ये कितनी रहेगी? ये K इंटू एक्स रहेगी, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें K जो रहेगा ये स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस मतलब क्या? डेल्टा की जगह पर एक्स बोल दो। स्टिफनेस मतलब क्या? K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स हो जाएगा। फोर्स डिवाइड बाय एक्स क्या है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बोलो, चाहे एक्सटेंशन बोलो, चाहे कंप्रेशन बोलो। अगर फोर्स इधर लगा, कंप्रेसिव लगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। उसको एक्सटेंड किया मतलब स्प्रिंग एक्सटेंशन होगा उसमें। तो एक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सटेंशन रहेगा या कंप्रेशन रहेगा। K हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहता है।
है ना। इसमें याद रखो स्प्रिंग फोर्स जो रहती है कांस्टेंट नहीं रहती है, ये ग्रेजुअल रहती है। अगर हमने F वर्सेस X का डायग्राम ड्रॉ किया तो डायग्राम ऐसे आएगा। देखो लिफ्ट के केसेस क्या है, हम लोग ले रहे हैं लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ध्यान रखो, विथ एक्सीलरेशन a, तो इसमें g कभी भी डाउनवर्ड रहता है ना। g किधर रहता है, डाउनवर्ड रहता है कभी भी, g डाउनवर्ड रहेगा। अभी मैंने बोला कि इसका जो वेट है टोटल इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, ये w है। इसको ऐसे बताओ, ये w है, ठीक है। और यहाँ रोप है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जो लिफ्ट लटक रही है उसमें टेंशन T है ना। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो। अच्छा, इक्विलिब्रियम में एक बात और याद रख लो, याद आ गया मुझे अभी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर है ना, देखो कहाँ पर, कहाँ लिखे थे अपन, हाँ ये वाला। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर है तो सिग्मा F इज इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर लेना है हमको, तो वहां पर हमको सिग्मा F इज इक्वल टू ma अप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रख लो। सिग्मा F इज इक्वल टू ma। ये एक्चुअल में डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर बॉडी के अंदर मोशन है, बॉडी के अंदर मोशन है और हमको अप्लाई करना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, सिग्मा F इज इक्वल टू ma। और इसमें मैंने बताया कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा फोर्स में कभी भी, और अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा। तो देखो इसमें फोर्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, तो T पॉजिटिव रहेगा, T माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो W क्या रहेगा कभी भी, T माइनस mg इज इक्वल टू ma हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, m a प्लस g हो जाएगा। देखो ये जो T की वैल्यू है ना, ये एपरेंट वेट के बराबर रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। एपरेंट मतलब क्या, मैंने बताया था, एपरेंट मतलब क्या, एपरेंट मतलब झूठा, है ना। झूठा वेट है उसका, ओरिजिनल वेट है क्या वो, नहीं, ओरिजिनल वेट तो W है, लेकिन झूठा वेट उसका एपरेंट वेट कितना आ रहा है, ma प्लस g। अभी देखो यहाँ कंक्लूजन ध्यान दो, अभी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एपरेंट वेट क्या हो रहा है, इसका बढ़ जा रहा है ना। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ma प्लस mg, है ना। mg उसका ओरिजिनल था, कितना बढ़ रहा है, ma बढ़ जा रहा है, मतलब जितना एक्सेलरेशन उसके प्रोपोर्शनल बढ़ जा रहा है, ठीक है, एपरेंट वेट। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, दूसरा केस डाउनवर्ड, T तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, W लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। अभी बोलो सिग्मा F इज इक्वल टू ma, अप्लाई करें यहां पर। A का डायरेक्शन वाली फोर्स कभी भी पॉजिटिव, मतलब W पॉजिटिव रहेगा, माइनस T इक्वल टू ma। अब T उधर जाएगा, ma इधर आएगा, तो हो जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू T। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस a। अभी क्या हो रहा है देखो, यहां पहले क्या हो रहा था, mg माइनस ma, है ना। एपरेंट वेट क्या हो रहा है यहां पर, हाँ, wa इज लेस, मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो wa ग्रेटर देन W, एपरेंट वेट विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल वेट। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो एपरेंट वेट क्या रहेगा,
लेस देन डब्ल्यू रेज। एपरेंट वेट कब जीरो हो जाएगा? एपरेंट वेट कब जीरो हो जाएगा? G इज इक्वल टू G माइनस G जीरो हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन क्या रहेगी? एट A इज इक्वल टू G इन डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में जब A इज इक्वल टू G हो जाएगा तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस बोलते हैं। वेटलेसनेस बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन कितना? A इज इक्वल टू G एक्सेलरेशन नीचे। या इसको और क्या चीज बोल सकते हैं हम, बताओ? लिफ्ट G से कब नीचे जाएगी? हाँ, फ्री फॉल में जाएगी, है ना। ऊपर से बोल दिया है कि इसका ऊपर से जो रोप था वो कट कर दिया है, तो लिफ्ट कैसे नीचे जाएगी? फ्री फॉल, डायरेक्ट नीचे गिरेगी। डायरेक्ट नीचे गिरेगी, अंडर ग्रेविटी मोशन हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका? G हो जाएगा। अंदर जो खड़े रहेगा उसको क्या लगेगा? सब जन्नत जहन्नम दिख जाएगा उसके सामने। उसको वेटलेसनेस लगेगा, उसको अपना उसका वजन लगेगा नहीं फर्शी के ऊपर, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेटलेसनेस। तो इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, या हम लोग बोल सकते हैं रोप ब्रोकन। ये कंडीशन सब डाल सकता है कुछ भी, सबका मतलब एक ही रहेगा कि ऊपर की रस्सी कट कर दिया, लिफ्ट नीचे गिर रही है अगर फ्रीली, एक्सेलरेशन G रहेगा। एक्सेलरेशन G रहेगा तो एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, वेटलेसनेस हो जाएगा, बराबर। इसका उल्टा अगर मैंने बोल दिया, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन G तो क्या होगा? हाँ, वेट डबल हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन G से ऊपर जा रही है तो इफ अपवर्ड मोशन है, लिफ्ट का अपवर्ड मोशन है ना। और कैसा मोशन है? A इज ग्रेटर देन G। A इज ग्रेटर देन G तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, या उल्टा बोल दिया मैंने अगर इसको, और इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन G, if lift is moving downward A greater than G, तब क्या होगा? मतलब क्या होगा वही बताओ ना, माइनस मतलब क्या होगा? अंदर जो बैठा रहेगा वो लिफ्ट की छत पे चिपक जाएगा जाके, बराबर है क्या? क्योंकि उसकी नीचे के आने की स्पीड कितनी रहेगी? एक्सेलरेशन G रहेगा उसका नीचे आने का, लेकिन लिफ्ट उससे ज्यादा स्पीड से जा रही है नीचे, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन से जा रही है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? छत पे जाके चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ सकता है इस पर, हंसने वाली बात है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन मोर देन G, देन व्हाट हैपेंस? द पैसेंजर कैन स्टिक टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, बस करते हैं इतना। लिखिए ना क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन। राइफल ऑफ 20 kg मास कैन फायर 4 बुलेट्स। राइफल ऑफ 20 kg मास कैन फायर 4 बुलेट्स पर सेकेंड। मैं बताया था इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या चेंज होता है इसमें? मास चेंज होता है। द मास ऑफ ईच बुलेट इज, हर बुलेट का मास कितना है? 35 ग्राम है, तो उसको केजी में लिख दिया 35 × 10⁻³ kg, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। देन व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द राइफल सो दैट इट डज नॉट मूव बैकवर्ड्स वाइल फायरिंग द बुलेट्स। देखो पूछने का तरीका क्या है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द राइफल। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द राइफल, कितनी अप्लाई करना पड़ेगा कि राइफल पीछे ना आए? कितनी अप्लाई करना पड़ेगा? जितनी ताकत से गोली आगे जाएगी, बराबर। जो ताकत गोली को फेंकेगी, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसको जो बुलेट को बाहर फेंक रही है वही ताकत से राइफल पीछे आएगी। तो एक्चुअल में हमको क्या मालूम करना है? गोली कितनी ताकत से आगे जा रही है वही मालूम करना है, उसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया पहले वो लिख लो।
उसका मास कितना है 20 kg है राइफल का, और 4 बुलेट्स पर सेकंड क्या है dm/dt दिया है अपने को। dm/dt कितना दिया है 4 बुलेट्स पर सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा ये 4 × 35 × 10⁻³ kg पर सेकंड। देखो मास फ्लो रेट कैसे आया, dm/dt कैसे आया, 4 बुलेट पर सेकंड बोल रहे हैं और एक बुलेट का मास कितना 35, तो टोटल मास पर केजी कितना पर सेकंड कितना 4 × 35 × 10⁻³। समझ में आया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो dm/dt आ गया। आगे चलो, इसकी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की 400 मीटर पर सेकंड बराबर। तो राइफल कितनी ताकत से पीछे आएगी, क्या रहेगा, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। F इतनी ताकत से गोली बाहर निकलेगी जो कि कितना है यहां पर mdv/dt, या क्या लिखेंगे उसको अपन v, हाँ v dm/dt, इतनी ताकत से बाहर जाएगी। v कितना है 400, dm/dt कितना है 4 × 35 × 10⁻³ कितना आता निकालो। पस्तीस चौक कितना हो जाएगा 140, 140 का एक जीरो और ये 2 जीरो मिलके ये 10⁻³ कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 56, 14 चौक 56 और 1 2 3 जीरो लगेंगे × 10⁻³ ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा ये। तो कितना आ गया F = 56 न्यूटन। ये इतनी ताकत से गोली बाहर फेंकी जा रही है, तो जो बंदूक आएगी आगे पीछे उसको आगे ढकेलने के लिए कितनी ताकत लगेगी -56 न्यूटन है क्या -56। स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, काय का क्वेश्चन है, स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, काय का क्वेश्चन है, किस टाइप का, 3 चीजें मिली हुई है अलग हो गई, चाहे उसको बॉम्ब बोलो, चाहे 3 पार्टिकल बोलो, चाहे और कुछ बोलो, क्या था वहां पर मिली हुई थी पहले अलग हो गई। तो यहां क्या बोल रहा है बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, पहले क्या था वो एक ही था, अभी क्या हो गया 3 पीस हो गए। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है बोलो, एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है ये। 1 पीस ऑफ 2 kg मास, पहला कितना है 2 kg मास विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल्स, एंगल दिया है ना, यहां पर एंगल दिया है मतलब समझ लो वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, टू द अदर पीस ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ थर्ड पीस इज 0.5 kg, थर्ड पीस का मास कितना है 0.5 kg, देन इट्स वेलोसिटी इज, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी ये पूछा है। देखो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, बहुत सिंपल रहता है, कोई इसमें दम नहीं रहता है ना, सिर्फ ये समझना है कि क्या हो रहा है, एक पीस था पहले, एक बॉडी थी, वो 3 बॉडी में टूट गई, मतलब इसको ऐसा समझ लो कि 3 बॉडी थी आके मिली और वहां से कहानी शुरू हुई, मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0 हो गया, सब मिली हुई थी वहां पर रुकी हुई थी, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। अब एक्सप्लोड हुआ 3 पीस में, 3 पीस में एक्सप्लोड हुआ, मतलब क्या तीनों बॉडी वहां से अलग हुई। अब तीनों की वेलोसिटी मास डायरेक्शन सब दे रहा है, मतलब 2 का दे रहा है, तीसरे का पूछा है बराबर। क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर एग्जांपल ऐसे एक बॉम्ब था, ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया PI, इसका 0 हो गया। अब क्या हुआ है 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 2 और 3 ऐसे ब्रेक हो गया 3 पार्ट है ना। अपने को क्या बोल रहा है 1 पीस ऑफ 2 kg मास, ये मैं बोल दिया 2 kg मास है ये, विथ ए वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 = कितना दिया है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एट राइट एंगल टू द अदर पीस। अभी मैं बोल दिया दूसरा पीस है, तो ये किधर जा रहा है राइट एंगल टू अदर पीस, अगर ये इधर जा रहा है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, राइट एंगल जा रहा है ना। और दूसरे पीस का मास कितना है m2 = 1 kg और v2 कितना है 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ थर्ड पीस, इसका अगर मास m3 = 0.5 kg अगर है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी v3 क्या रहेगी। तो देखो ये PI हो गया इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम में क्या आ जाएगा
P1 P2 P3, डायरेक्शन है तो वेक्टर एडिशन आ जाएगा सब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? बोलो। टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। Pi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। Pi 0 है ना, ये हो जाएगा 0। P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये P3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं? या तो उसमें I J K डालो या cos थीटा sin थीटा डालो, या दो वेक्टर है तो मैंने बताया आसान तरीका आंख बंद करके क्या करने का। अरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन है ना। यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहता है? F1 प्लस F2 ऐसे रहता है ना। तो यहां पर क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करते हैं ना, दो वेक्टर का, दोनों के बीच का एंगल मालूम है। तो यहां भी दोनों के बीच का एंगल मालूम है हमको, कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका अप्लाई कर दिया, तीसरा मोमेंटम मालूम हो जाएगा सीधे सीधे। बराबर है क्या? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा। दो वेक्टर का एडिशन आता है, सीधे सीधे क्या करना है वेक्टर एडिशन में? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। P1 क्या है? P1 बोलो क्या आ जाएगा यहां पर? 2 इंटू 8 आ जाएगा 16 kg मीटर पर सेकेंड। P2 क्या आ जाएगा? P3 मालूम करना है तो P1 बोल दो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू 12 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया? 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट P3 कितना आ गया? 20। अपने को क्या पूछा है? V3 पूछा है, लेकिन P3 क्या एक्चुअल में? M3V3 है ना। यहां 20 मीटर पर सेकंड कर देंगे वो भी आंसर दिख रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं है, मोमेंटम है ये। बराबर है क्या? तो M3 कितना है इसका? 0.5 इंटू V3 इज इक्वल टू 20। तो V3 कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए पर्सन यूज्ड फोर्स F शोन इन फिगर मूव ए लोड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन गिवन सरफेस। एक सरफेस पे एक आदमी फोर्स अप्लाई करके लोड लेकर जा रहा है और उसका डायग्राम यहां दिया है अपने को, FX डायग्राम। X मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट है, लोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगाने के बाद में। तो देखो फोर्स कैसे लगा? कांस्टेंट पॉजिटिव फोर्स लगा पहले, फिर सडन क्या हुआ फोर्स का नेचर? डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स का, है ना। और फोर्स अभी डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब क्या? पहले जो डायरेक्शन था उसका उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, अभी निगेटिव हो गया। देखो ठीक है। तो कौन से सरफेस पे लेके जा रहा हूँ वो वजन? अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना। फोर्स दे दिया और पूछ रहा है कि लोड जो ले जा रहा है वो लोड जिस सरफेस पर ले जा रहा है उसका नेचर क्या होगा। ये फोर्स पॉजिटिव है मतलब उसको धक्का मारना पड़ रहा होगा, ये फोर्स निगेटिव है मतलब उसको खींच के रखना पड़ रहा होगा। ये जो रीजन है, ये रीजन में ऐसा कुछ तो भी सरफेस का प्रोफाइल चेंज हुआ है कि जो पहले ढकेलने वाली फोर्स थी वो खींचने वाली फोर्स होगी। तो सरफेस का नेचर क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स है ना। सर्कल पे देखो स्लोप कम ज्यादा हो रहा है, यहां पर, यहां स्लोप ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा लगेगी, फिर स्लोप कम हो गया मतलब फोर्स कम लगेगी।
स्लोप और कम हो गया मतलब फोर्स और कम लगेगी। तो फोर्स कैसे होना था, ऐसे होना था फिर, ट्राइंगल सीधे सीधे। अभी फोर्स कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए जहां पर ऊपर जा रहा है वो। स्लोप कांस्टेंट कहां है, ऊपर जाने की, ये है। फिर यहां से क्या हो रहा है, फोर्स का नेचर चेंज हो गया, मतलब पहले ढकेल रहा था अभी खींच के रख, यहां से गिरने का डर रहेगा ना, तो खींच के रखना पड़ेगा उसको, फिर धीरे धीरे उतरेगा नीचे वो। तो यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट लगेगा, यहां पर नेगेटिव फोर्स कांस्टेंट लगेगा। समझ में आया कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, कितना इजी है लेकिन पूछने का तरीका उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। आगे चलो, इन द फिगर शोन m1 इज इक्वल टू 10 kg, ये दिया 10 kg, m2 इज इक्वल टू 6 kg, 6 kg, m3 इज इक्वल टू 4 kg। इफ T3 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, T3 कितना दिया है, 40 न्यूटन दिया है। T2 पूछा है, ये कितना रहेगा। देखो ये कनेक्टेड बॉडीज का क्वेश्चन है, एकदम आसान ट्रिक बताता हूं, एकदम आसान है ना, और एकदम शॉर्टेस्ट। क्या करने का इसमें, कनेक्टेड बॉडीज है, बीच में स्ट्रिंग है, सब जगह है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, ये आखिरी फोर्स या तो दे देगा या तो पूछेगा, है ना। तो ये जो आखिरी फोर्स रहेगी ये तीनों को खींचेगी, और ये इमेजिन करना रहता है कि स्ट्रिंग पूरे कैसे रहेंगे, टाइट रहेंगे। मतलब इसमें क्या रहेगा, ये जो बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा, तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन वही रहेगा, सबसे पहली चीज है ना, तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन वही रहेगा। तो ये अगर मैंने बोला कि 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो टोटल मास कितना खींच रहा है वो, टोटल मास खींच रहा है वो m1 प्लस m2 प्लस m3, इतना मास खींच रहा है वो, बराबर। तो इतने मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना फोर्स आखिरी में लगा होगा वो होगा। ये समझ में आया कंसेप्ट क्या है। कनेक्टेड बॉडीज अगर रहेगी तो बॉडी का कलेक्टिव मास जो रहेगा वो, और एंड में जो फोर्स रहेगा वो, ये उसका एक्सेलरेशन देगा, सबका कलेक्टिव एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ये। तो यहां पर देखो ये जो एक्सेलरेशन मिलेगा, m1 का भी वही रहेगा, m2 का भी वही रहेगा, m3 का भी वही रहेगा। यहां तक समझ में आया। अब T1 मालूम करना है या T2 मालूम करना है, तो यहां से उल्टा आने का, ठीक है, उल्टा आने का। कैसे आने का उल्टा, देखो ये जो फोर्स है तीनों के ऊपर लग रहा है, लेकिन ये T2 जो ये दो के ऊपर लग रहा है, तो T2 जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, m1 प्लस m2 के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। और T1 जो है, ये T1 किसके रिस्पॉन्सिबल है, ये m1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस ये अप्लाई कर दो, सब सॉल्व, एकदम आसान। देखो अभी यहां पर देखो F मतलब कितना, T3 है ये, बराबर है क्या, F मतलब कितना, T3 है ये। तो T3 कितना दिया है, 40 दिया है, m1 कितना, m2 कितना, 4। ए मालूम कर लो कितना हो गया ये, तो ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आया, तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, याद रखो। क्यों, कनेक्टेड है, मैंने बताया था कनेक्टेड बॉडी का कंसेप्ट में, एक बॉडी का जो मोशन पैरामीटर रहेगा दूसरे का भी वही रहेगा अगर कनेक्टेड है तो इसका जो एक्सेलरेशन वो तीनों का वही रहेगा। अभी देखो ये T2 जो है दो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके किसके लिए, 10 प्लस 6 इंटू कितना, 2, दोनों का एक्सेलरेशन 2 है। कितना हो गया ये, कुछ दम है क्वेश्चन में। और T1 मालूम करना रहा तो T1 सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, T2 है 32 न्यूटन। हाँ चलो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 200 kg, कितना मास है उसका, 200 kg का है, इज बीइंग पुल्ड अप बाय मैन, आदमी लोग खींच रहे उसको ऊपर, यहां पर ऐसे ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5, म्यू दिया हुआ है 0.5 इसका। ईच मैन कैन ओनली अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, हर आदमी 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है जो यहां से खींच रहे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन। तो कितने आदमी लगेंगे पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है कितनी ताकत लगेगी खींचने के लिए, है ना। जितनी ताकत लगेगी उसको 500 से डिवाइड कर दो, उतने आदमी लगेंगे। एक आदमी कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 500 न्यूटन। अपने को पता चला अगर यहाँ पर 5000 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 5000 डिवाइड बाय 500, कितने आदमी लगेंगे, 10, है ना। तो अपने को क्या निकालना है एक्चुअल में, यहाँ कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है। और यहाँ का फोर्स मतलब क्या, यहाँ का फोर्स आएगा वो, है ना। यहाँ पर कुछ लॉस नहीं है, बता रहे हो कुछ लॉस नहीं है वहाँ पर, तो एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा।
देखो FBD कैसे आएगा, ब्लॉक है, ये फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है F। अभी बोलो एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस क्या क्या रहेंगे इसमें, वेट डाउनवर्ड रहेगा इसका यहां से W, और फटाफट बोलो, इतना टाइम पास। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पे, किधर रहेगा, इधर ऊपर, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा ऐसे R, और फ्रिक्शन रहेगा किधर, टूवर्ड्स फोर्स नहीं, अपोजिट टू द मोशन। फिर वही बोल रहा है फोर्स की बात, मैंने बताया था मोशन पहले किधर पॉसिबल है इसका, अपवर्ड मोशन पॉसिबल है। अब बोलो फ्रिक्शन किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा यहां पर, स्मॉल f जहां लिखेंगे वहां म्यू आर लिख देने का फौरन। और कोई फोर्स रहेगी, और कोई फोर्स रहेगी क्या, बस देखो मैंने बताया था अपना सरफेस, ये वाला सरफेस जो है उसको x लेंगे हम लोग और उससे परपेंडिकुलर y लेंगे, तो इसमें ये वाला इंक्लाइंड है सिर्फ, है ना। ये एंगल क्या रहता है कभी भी, सरफेस का जो एंगल रहता है वही एंगल रहता है वो भी, याद रख लो इसको, है ना जो बताया जा रहा है ये। जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन, इंक्लाइंड सरफेस, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट का जो ये कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल वाला, ये इसके बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, जो प्लेन का एंगल रहेगा वही एंगल ये भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर एडजेसेंट कंपोनेंट W cos 45, और ये W sin 45। अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोमेंट, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रिक्शन की। तो अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोल दो क्या गए, हाँ, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन अप्लाई करें, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, राइट साइड फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड फोर्सेस निगेटिव। देखो ये एक्स डायरेक्शन रहेगा हमारा, यहाँ बना है एक्स डायरेक्शन रहेगा, ये वाई डायरेक्शन रहेगा, तो सिग्मा fx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट साइड वाला कौन सा जा रहा है, F जा रहा है, और दो फोर्स लेफ्ट में जा रहा है, कौन कौन सा, माइनस म्यू आर माइनस W साइन 45 इक्वल टू 0, सही है। लेफ्ट में जाने वाले दो फोर्स है, W साइन 45 और F इज इक्वल टू म्यू आर, ये लेफ्ट में जा रहा है, दोनों निगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करें बनने, इसमें क्या क्या मालूम है, देखो म्यू मालूम है हमको कितना है 0.5 है, W मालूम हमको कितना है mg है, m 200 kg है ना, इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा 2000 न्यूटन हो जाएगा ये, ठीक है। तो F मालूम करना है -0.5, R भी नहीं मालूम है, W है 2000 इंटू साइन 45 कितना 1/√2, दो अननोन है ना इसमें, सॉल्व नहीं होगा, जहां तक होगा वहां तक कर दो। F -0.5 R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2000/√2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा अप्लाई कर दो, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, वर्टिकल पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, ये y एक्सिस है, y डायरेक्शन है, तो अपवर्ड कौन सी फोर्स है R है, डाउनवर्ड ये वाले डाउनवर्ड है ना। देखो इसको रिजॉल्व कर दिया तो इसको भूल जाने का, नहीं तो बोलेंगे वर्टिकल W डाउनवर्ड है, वर्टिकल W खत्म हो गया अभी, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट बना दिए अपन ने, है ना, तो इसको खत्म कर देने का। तो फिर क्या रहेगा यहां पर R माइनस W cos 45 इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की वैल्यू 2000, इक्वेशन नंबर 2, ये R यहां पुट कर दो, F की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1 and 2, क्या आ जाएगा F -0.5, R की वैल्यू कितनी 2000/√2 इज इक्वल टू, ये भी 2000/√2, डायरेक्ट बोल दो कितना आ जाएगा
2000 अपॉन रूट 2 और ये 0.5 2000 अपॉन रूट 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा। एक और आधा मिल गया, कितना बन गया? 1.5। 3 इंटू 2000 3/2 ये हो जाएगा रूट 2। ऐसे कितना आ रहा है देखो, कितना आ जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, 3000 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अरिथमेटिक में मत पूछने का है ना कि कैसे आया। 0.5 2000 अपॉन रूट 2 उधर जाएगा। 0.5 मतलब कितना? 1/2। तो 1 है उधर और 1/2 जाके ऐड हो जाएगा उधर, 3/2 हो जाएगा। 3000 अपॉन रूट 2 इतनी फोर्स लगेगी। और एक आदमी कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? हाँ, एक आदमी, वन मैन, कितना? 500 न्यूटन। इसको रूट 2 से डिवाइड कर दो, नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कैसे डिवाइड करेंगे इसको बोलो? रूट 2 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 3000 को 1500 इंटू 2 लिख सकते क्या? और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते। एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा ऊपर? 1500 रूट 2 बचा, इसमें आ गया। 1500 रूट 2 न्यूटन लगेगा इसमें, बराबर। तो अपने को कितने नंबर ऑफ मैन लगेंगे 1500 रूट 2 फोर्स के लिए? कितने लगेंगे बोलो? 500। ये गया 5 का 5, 5 3 15। कितने आदमी लगेंगे? 3 रूट 2 आदमी। रूट 2 मतलब कितना? 1.14 थी ये। 4.2 मतलब क्या? 4 से ज्यादा आदमी लग रहे, तो 0.2 आदमी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, फिर 5 आदमी लगेंगे। A ball of mass 0.2 kg is thrown normally with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए वॉल। ये क्वेश्चन लिखे क्या? किसी ने क्वेश्चन लिखा है क्या गलती से? लिखे। इसमें क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है उसमें, है ना? हाँ, ये ऐसा करेक्शन करो उसको, मिस प्रिंट हुआ था वो। ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन नॉर्मली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवार पर मारा गया एक बॉल को, और उसकी स्पीड कितनी थी? ये 0.2 kg का बॉल था, 0.2 kg का, और इसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इट रिटर्न्स बैक विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वापस आ रहे हैं कितनी स्पीड से? 15 मीटर पर सेकेंड से वापस आ रहे हो ऐसे। इंपल्स ऑफ द फोर्स बाय द बॉल ऑन वॉल। इंपल्स कितना रह गया पूछा है। कुछ मुश्किल है क्वेश्चन में। आई इज इक्वल टू क्या रहता है? डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू। डायरेक्शन दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए एंगल लेने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग वेलोसिटी। अगर ऑब्लिक रहता तो फिर एंगल लेना पड़ता अपने को। एम कितना? 0.2 अंदर, v माइनस यू। v कितना? v कितना बोलो? v कितना? -15। डायरेक्शन उल्टा हो गया है ना? -15 u, ये माइनस पहले से था है ना, तो कितना हो गया? -35। 35 2 70 कितना हो गया? अगर 7 और -7 दोनों आंसर रहा होता तो -7 आंसर आता है ना, लेकिन यहां पर एक ही दिया हुआ है, इसलिए 7 लेना पड़ेगा। आगे मेहरबानी करो, अपने आप पे मेहरबानी करो, क्वेश्चन लिख कर लाओ, नहीं समझ में आएगा नहीं तो। रिफर टू द सिस्टम शोन इन फिगर। अभी ये आ गया वर्टिकल बॉडी वाला, है ना? द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस इज। इसमें क्या करना पड़ेगा? आसान तरीका, सबको अलग अलग ले लेना पड़ेगा, है ना? एक वीडियो ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने को क्या पूछा है? एक्सेलरेशन कितना रहेगा? कनेक्टेड बॉडीज है, वही आया एक्सेलरेशन सबका
सेम रहेगा सबका एक्सेलरेशन। तो कहां से स्टार्ट करते हैं कभी भी ऐसा रहा तो, जहां मिनिमम अननोन है यहां से स्टार्ट होगा, इसका एफबीडी ड्रॉ होगा, फिर वही यहां पर यूज होगा। देखो ये T2 यही यहां पर यूज होगा, फिर ये यहां पर आएगा, है ना। तो एफबीडी ऑफ 5 kg पहले ड्रॉ कर लो। एफबीडी 5 kg वाले का क्या आ जाएगा बोलो, ये ए हो गया 5 kg। देखो ये 3 kg है 4 kg है, ध्यान दो यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ये 3 kg है, ये 1 kg है, कितना हो गया, ये कितना है, कौन सा भारी है, किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, है ना, ऐसे निकालना रहता है। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, डाउनवर्ड ए, वेट जाएगा डाउनवर्ड, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5g, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ना, 5 ग्राम नहीं है ना वो, 5 इंटू जी एक्सेलरेशन है वो। और यहां अपवर्ड क्या रहेगा T2, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाएगा बोल दो जल्दी से इसमें, जो हमने थ्योरी में लिखा है उसको रिवाइज करने का, उसको याद रखने का, जब भी ये समझ में आएगा क्या चल रहा है ना, नहीं तो बोले क्या लिखते चले जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। सिग्मा एफ इज इक्वल टू ma। सिग्मा एफ मतलब क्या, नंबर ऑफ फोर्सेस। नंबर ऑफ फोर्सेस में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि मोशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव रहेगा, कभी भी अपोजिट वाला निगेटिव रहेगा। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा 5g माइनस T2 इज इक्वल टू m कितना 5a हो जाएगा। तो T2 कितना हो जाएगा, ये T2 इधर चला जाएगा, 5a इधर आ जाएगा। जी दिया है क्या, नहीं, जी में आंसर है तो जी वैसे ही रहने दो। तो हो जाएगा 5g माइनस 5a, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। एफबीडी ड्रॉ करो ऐसी 3 kg वाले का। ये बी हो गया। इसका मोमेंट किधर पॉसिबल रहेगा, अपवर्ड। ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। और बोलो क्या क्या हो जाएगा फोर्स, ये T1 भी दे रहा है ना यहां पर, ये नहीं भी दिया रहता T1, यहां देकर आसान कर दिया है, तो भी T1 लेना पड़ता अलग से है ना, क्योंकि इससे भी जुड़ा हुआ है ये। यहां पर क्या रहेगा T1 और वेट, तो T1 भी रहेगा और दूसरा इसका WB भी रहेगा, WB। अगेन सिग्मा एफ इज इक्वल टू ma। ऊपर वाली फोर्स कौन सी हो जाएगी, ऊपर मोशन है उसका, तो ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, T2 माइनस WB। WB डायरेक्ट लिख दो, कितना 3g माइनस T1 इक्वल टू बोलो इक्वल टू ma ना, m कितना है 3। T2 ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, T2 पॉजिटिव, वेट W 3g डाउनवर्ड, T1 डाउनवर्ड, दोनों निगेटिव, इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई की हमने, m मतलब कितना 3 है मास, a एक्सेलरेशन है। समझ में आया, क्या बन जाएगा ये T2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, फाइव जी माइनस 5a माइनस 3g माइनस T1 इक्वल टू 3a। तो यहां से T1 मिलेगा अपने को g और a के फॉर्म में, कितना हो गया 5g माइनस 3g 2g माइनस 5a, ये इधर से आके माइनस 3a माइनस 8a, ये माइनस T1 उधर जाके प्लस T1। इक्वेशन नंबर 2। T1 भी जी और ए के फॉर्म में मिला, T2 भी जी और ए के फॉर्म में मिला। देखो दो अननोन है ना, तीसरा एफबीडी, सी। मोशन किधर रहेगा इसका, अपवर्ड 1 kg। T1 इसको ऊपर खींचेगा और इसका वेट नीचे जाएगा WC।
डब्ल्यू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1g हो जाएगा। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा है, सॉरी मोशन के डायरेक्शन में कौन सा है, T1 है, माइनस 1g इज इक्वल टू 1a। तो T1 कितना आ गया, a प्लस जी, यहां पुट कर दो a प्लस जी, तो a आ जाएगा फिर अपना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 T1 की जगह क्या पुट कर देंगे, a प्लस जी, तो यह 2g माइनस 8a इज इक्वल टू a प्लस जी। तो a एक तरफ कर दो, g एक तरफ कर दो, a की वैल्यू पूछा है अपने को, ये 8a उधर चला जाएगा, g इधर आ जाएगा, 2g माइनस जी इज इक्वल टू a प्लस 8a। तो यहां पर g बचा इज इक्वल टू 9a, देयरफॉर a इज इक्वल टू g अपॉन 9। g अपॉन 9 है क्या है। ब्लॉक ऑफ मास 15 kg रेस्टिंग, सेम क्वेश्चन जो अभी किए उसी टाइप का, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर दिया है। 15 kg है इसका मास, और क्या बोल रहा है, रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, द ब्लॉक इज टाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। हॉरिजॉन्टल इसको कर दिया, ऐसा इंक्लाइन फोर्स नहीं है उसके, है ना, टाइड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग विच हैज अ टेंशन ऑफ 50 न्यूटन। इसका टेंशन दे दिया 50 न्यूटन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट इज, म्यू पूछ लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पूछा है, म्यू पूछा है। कुछ भी पूछे, कुछ भी दिया है, वही तरीका रहेगा अपना, क्या एफबीडी ड्रॉ करो, अप्लाई करो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मोशन नहीं है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी, मोशन है तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, इसको याद रखा करो। एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे क्या, एम है ना, ये एम। स्ट्रिंग कैसे बंधी है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे बंधी है, टी इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, टी कितना बोल रहा है 50 न्यूटन। बोलो अभी अप्लाइड फोर्सेस और रिएक्टिव फोर्सेस। W वर्टिकली डाउनवर्ड, W, और रिएक्शन परपेंडिकुलर R। मोशन किधर पॉसिबल है, मोशन डाउनवर्ड पॉसिबल है ना, ये फोर्स हटा दिए तो मोशन डाउनवर्ड पॉसिबल है। फ्रिक्शन किधर रहेगा, अपवर्ड रहेगा। और कोई फोर्स रहेगी, क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, ये वाई डायरेक्शन है। अभी देखो ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है ना, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, बोलो, इसका भी एंगल 45 हो जाएगा ये, ठीक है क्या। देखो ये एंगल 45 है, तो इसका एंगल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व होगा अलोंग दिस प्लेन और परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ऐसे रिजॉल्व होगा ये। तो अलोंग द प्लेन ऐसे रिजॉल्व जब होगा ये एंगल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट T cos 45 हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट यहां से इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा, T sin 45। ऐसे W के दो कंपोनेंट, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो, W cos 45, और इधर W sin 45। कर लेंगे क्या, आगे कर डालो जल्दी से। अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो जो रिजॉल्व कर दिया उसको भूल जाने का, इसको भूल जाने का, फिर ऐसे ही इसको रिजॉल्व कर दिया, इसको भूल जाने का, है ना। अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। देखो ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, कितने फोर्स है पहले गिन लेने का, उसके बाद अप्लाई करने का। कितने फोर्स है बोलो, T cos 45 1, W sin 45 2, म्यू R 3। तो
W sin 45 लेफ्ट में जा रहे हैं, बाकी दोनों राइट में जा रहे हैं। हाँ, t cos 45 हो प्लस म्यू आर माइनस W sin 45 हो इज इक्वल टू 0। t दिया हुआ है अपने को 50 है ना, 50, और ये cos 45 कितना, म्यू मालूम करना है, आर भी नहीं मालूम है हमको अभी। डब्ल्यू मालूम है, डब्ल्यू कितना है 15, साइन 45 कितना, तो यहां से क्या मिल गया अपने को, हाँ 15G आ जाएगा वो, बराबर। बेहतर है ना यहां लिख दिया करो, है ना, नहीं तो गलती होती है ऐसे। जी को 10 ले लेने का तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ये, तो यहां से म्यू आर कितना आ जाएगा, देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू 150 बटा √2, इधर जाके प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 50 बटा √2 कितना हो गया, 100 बटा √2 हो गया ये। इक्वेशन नंबर 1। म्यू भी नहीं मालूम है, आर भी नहीं मालूम है अभी, है ना, म्यू मालूम करने चले हम लोग। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्या आ जाएगा इसमें, कितनी फोर्स है पहले बोलो, 3 है, आर है, टी साइन 45 है, डब्ल्यू कॉस 45 है, तो टी साइन 45 डब्ल्यू कॉस 45 नीचे जा रही है, आर ऊपर जा रहा है, आर माइनस टी साइन 45 हो माइनस डब्ल्यू कॉस 45 इज इक्वल टू 0। ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, दोनों माइनस होगी, तो आर माइनस 50 साइन 45 1/√2 माइनस डब्ल्यू अगेन कितना 150 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -150 और -50 कितना हो गया, उधर आके 200/√2, आर यहां पुट कर दो, फ्रॉम 1 म्यू इंटू आर कितना आया 200/√2 इज इक्वल टू कितना 100/√2, तो म्यू कितना आ गया, कितना आ गया म्यू, एक बटा 2, √2 कैंसिल, 200 डिवाइड में चला जाएगा, 100/200 कितना हो गया 1/2 हो गया। चलो आगे, बॉडी ऑफ मास 3 kg इज एक्टेड ऑन बाय फोर्स, मास कितना 3 kg एक्टेड ऑन बाय फोर्स विच वेरीज एज शोन इन द ग्राफ। देखो ये फोर्स है, फोर्स 0 से 10 न्यूटन तक लगा, फिर कांस्टेंट फोर्स है कितने टाइम तक 6 सेकंड तक, 2 सेकंड तक कैसे लगा, वेरिएबल लगा, फिर 2 से लेके 6 तक कांस्टेंट लगा। मोमेंटम एक्वायर्ड पूछ रहा है, कैसे करेंगे मोमेंटम, और डायग्राम कौन सा है, एफ और टी, और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, हाँ एफ इंटू टी क्या रहता है कभी भी डेल्टा पी रहता है, तो एफ इंटू टी मतलब क्या है, एरिया ऑफ एफ टी डायग्राम है वो, तो एरिया ऑफ एफ टी डायग्राम क्या हो जाएगा अपना, चेंज इन मोमेंटम रहेगा। मतलब मोमेंटम पूछा है, मतलब क्या निकालना है अपने को, एरिया ऑफ एफ टी डायग्राम निकालना है बस, इसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखो अगर आया तो, कि अगर एफ टी डायग्राम है तो उसका एरिया क्या निकलता है, क्या निकलता है, हाँ चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स निकलता है, इंपल्स भी बोल सकता है इसको, व्हाट इज द इंपल्स। और अगर एफ एस डायग्राम रहता तो क्या निकलता, वर्क निकलता वहां पर, है ना, एफ इंटू एस। जो भी डायग्राम आए, देखो थंब रूल याद रखो, जो डायग्राम आए उसको मल्टीप्लाई करके देख लेने का क्या आता है आंसर, तो एरिया से वही निकलेगा, है ना। जैसे वीटी डायग्राम, वी इंटू टी से क्या निकलता है, वी इंटू टी से क्या निकलता है, वी इंटू टी से क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, बराबर। तो एरिया क्या देगा, वीटी डायग्राम का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देता है ना। समझ में आ रहा है क्या, बताओ थंब रूल याद रखने का इसको, कि मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी मिल रही है तो एरिया से वही क्वांटिटी मिलेगी अपने को। कितना आ गया फिर मोमेंटम, हाफ, यहां पर कितना 2 और 10, 2 इंटू 10 ट्राइंगल का एरिया हो गया,
इसका एरिया कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, प्लस 4 इंटू 10 हो गया, कितना आया, है क्या 50 न्यूटन सेकेंड। पार्टिकल of mass 0.3 kg is subjected to a force F is equal to minus kx with k is equal to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? क्या बोल रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए पूछा है। F is equal to kx minus kx मतलब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगी है, मतलब एक पार्टिकल स्प्रिंग से तान के रखा हुआ है और कहां पर है वो 20 सेंटीमीटर पर है ना, अगर उसको छोड़ा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, फोर्स स्प्रिंग खींचेगा उसको, तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये पूछ रहा है सीधे सीधे। और उसमें भी के की वैल्यू दे दिया है 15 है ना, और 20 मतलब क्या दिया है, ये एक्स दिया है, तो के और एक्स दोनों दिया हुआ है अपने को, एफ मिल जाएगा, एम दिया है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, सिंपल। देखो m इज इक्वल टू 0.3 kg, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के दिया है 15, के इज इक्वल टू 15, यूनिट पे से भी समझने का मैंने बोला है ना, यूनिट से समझने का, न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है वो, और x कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर हो जाएगा, ये 0.2 मीटर हो जाएगा ये, तो f कितना आ जाएगा, माइनस 15 इंटू 0.2 कितना हो गया, -3, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसको, इधर था 20 सेंटीमीटर पे, उसको ओरिजिन की तरफ खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। तो f इज इक्वल टू क्या रहेगा, m इंटू ए रहेगा, ये हो जाएगा 3, m है 0.3, a पूछा है, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/0.3, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन देने का तरीका उसको क्या बना देता है, उसको क्या क्या दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या दिया देखो, 5000 kg रॉकेट, 5000 क्या दिया उसका मास, यूनिट से समझने का, सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकंड। एग्जॉस्ट स्पीड मतलब क्या, एग्जॉस्ट स्पीड मतलब क्या, पीछे से जो धुआं निकलता है उसकी स्पीड दिया है वो, है ना। और ये याद रखो, एग्जॉस्ट स्पीड जो है ये काय के लिए रहता है, उसको अप थ्रस्ट देने के लिए रहता है, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। कैसे करेंगे, मास कितना दिया इसका 5000 kg बराबर, इसको एक्सेलरेशन कितना चाहिए ऊपर, कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना थ्रस्ट इसको चाहिए। यहां से जो गैस निकल रही है, आपने को क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, क्या पूछा है बोलो, ये dm/dt पूछा है अपने को, यहां पर पूछा है dm/dt, और क्या दिया हुआ है v दिया हुआ है, तो v कितना दिया है अपने को 800 मीटर पर सेकंड, और dm/dt पूछा है, ठीक है। कैसे करेंगे, थ्रस्ट का फोर्स है v dm/dt माइनस w इज इक्वल टू m, ऐसे आएगा ये। समझ में आया इक्वेशन, अपना न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया हमने। ये जो थ्रस्ट निकल रहा है इसका फोर्स किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा ये फोर्स, तो अपवर्ड वाला मोशन अपवर्ड है, F पॉजिटिव लिया हमने, और ये F क्या रहेगा v dm/dt। लगे तो इसको और एक टप्पा अलग करके लिखो, F माइनस W इज इक्वल टू ma, है ना। F मतलब क्या रहेगा, ये v dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसे आएगा। तो dm/dt मालूम करना है, बाकी सब दिया हुआ है, 800 dm/dt इज इक्वल टू m a प्लस g हो जाएगा। m कितना दिया है 5000, a 20, g 10, तो dm/dt कितना हो जाएगा 5000
इंटू 30 अपॉन 800। कितना हो गया अभी? 1500 बटा 8 कितना आएगा? 8 एक 8, 7 बचा 70 हो गया, 8 8 64, कितना बचा? 6 बचा 60 हो गया, 8 7 56, 4 बचा 8 5 40। पाँच मिनट में द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, एक फोर्स क्या है 3p है, दूसरी फोर्स 2p है, और रिजल्टेंट क्या है r है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, पहली फोर्स 3p है उसको डबल कर दिया, मतलब कितना कर दिया उसको? हाँ, उसको 6p कर दिया। देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, रिजल्टेंट भी क्या हो जा रहा है? 2r हो जा रहा है। द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज, वो दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा? अप्लाई कर दो, दो फोर्स है उसका रिजल्टेंट है, क्या करेंगे अपन? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू बोल दो 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3p 2p इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मालूम करना है, ये पहली कंडीशन दिया है, और दूसरी कंडीशन क्या दिया है? हाँ, ये 2r हो जाएगा इज इक्वल टू, हाँ ये हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। कर लेंगे क्या? आसान तरीका क्या, स्क्वायर कर दो दोनों को, तो ये पहला क्या बन जाएगा? ये r स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 2 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। क्या करेंगे? एक में से दूसरा माइनस कर लो, डिवाइड कर दो, माइनस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या आ जाएगा? 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा, और यहां पर 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर दो। 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो ये होगा। अभी आजू बाजू कर लो, इधर बराबर है क्या? 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर से आके हो जाएगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 चौक 52p स्क्वायर प्लस 12 चौक 48p स्क्वायर कॉस थीटा। पी एक तरफ, कॉस थीटा एक तरफ। ये छोटा उधर कर दो, माइनस आ रहा है लेकिन, है ना, जो भी आएगा चलो। 40p स्क्वायर माइनस 52p स्क्वायर इज इक्वल टू 48p स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां कितना बचा? 40 और 52 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 12p स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बचा? 48 में से 24 गए, 24p स्क्वायर कॉस थीटा बचेगा इधर। सही है क्या? p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा कितना? कॉस थीटा माइनस 1/2। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 प्लस थीटा है ना, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
स्प्रिंग बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस आर केप्ट इन ए लिफ्ट। स्प्रिंग बैलेंस भी है उसमें और फिजिकल बैलेंस मतलब क्या, तराजू, काटा करने वाला तराजू। इन दीज बैलेंसेस इक्वल मासेस आर प्लेस्ड। इफ नाउ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, लिफ्ट है ऐसे, लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग बैलेंस है, यहां पर मास m है और यहां पर तराजू है, यहां पर भी जो है मास m रखा हुआ है इसमें, और लिफ्ट किधर जा रही है, अपवर्ड जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होगा, बोलो। Reading of spring balance will increase and equilibrium position of the physical balance will disturb. The reading of spring balance will remain unchanged and physical balance will remain in equilibrium. The reading of spring balance will क्या क्या आ जाएगा, बोलो। स्प्रिंग बैलेंस जो रहेगा इसका, ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बढ़ेगी कि कम होगी, पहले वो बताओ, क्यों, कैसे बढ़ेगा। देखो ये ऊपर जाता है तो उसका अपरेंट वेट बढ़ता है ना, अपरेंट वेट बढ़ेगा मतलब क्या करेगा, स्प्रिंग का रीडिंग, स्प्रिंग की रीडिंग हो गया, बढ़ेगी स्प्रिंग की रीडिंग, ये इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर देखो दोनों साइड है ना, तो क्या होगा फिर, दोनों बढ़ेगा मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये कौन सा आंसर, बोलो, डी। चलो बस करते हैं।